चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 7 मार्च न्यूज़ टुडे। तो पहली न्यूज़ है कि जो केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने जीवित प्रजातियों की रिपोर्टिंग की रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। अब ये नियम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो ये नियम किस अधिनियम के तहत लाए गए हैं? तो जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है उसके तहत लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं? ताकि जो धारा 49M है उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। धारा 49M क्या बोलती है? तो ये बोलती है कि किसी व्यक्ति द्वारा उन जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों को अपने कब्जे में रखने, स्थानांतरण करने, जन्म के पंजीकरण, कि भाई कुछ ऐसे जीवित प्राणी हैं जो क्या बोलते हैं WPA के या तो अनुसूची 4 में है या साइट्स के परिशिष्ट में है। अगर ऐसे कुछ जीवों को आप पालते हो, किसी जीवित प्राणी को पालते हो, तो उनका आप उनको रखने का, स्थानांतरण करने का, उनके जन्म के पंजीकरण का, मृत्यु का, इन सब का आपको देना होगा। अब इसमें क्या नियम है ये अभी हम इनके ऊपर देखते हैं। तो इसमें जो नियम है, तो किसी पशु प्रजाति के अपने कब्जे में रखने के पंजीकरण के लिए आवेदन, तो अब पंजीकरण कराना पड़ेगा उसको अपने पास रखने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है 6 महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। तो कितने महीने में? 6 महीने में जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण करनी होगी। कब? अगर उस जीवित प्राणी की संतान के जन्म की रिपोर्ट करनी होगी 7 दिनों के भीतर, कि अब भाई उसका जो बेबी वगैरह होगा तो उसको 7 दिन के भीतर कराना होगा। बेबी वैसे वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास किसी प्राणी प्रजाति के होने का पंजीकरण है उसे ऐसे प्राणी के किसी अन्य हस्तांतरण के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट करनी, ठीक है। तो ये हो गई कि इसमें क्या बोलते हैं, उसको 15 दिन के भीतर करनी पड़ेगी। जानवरों को नियमित स्वास्थ्य के जांच के माध्यम से कैप्टिव ब्रीडिंग में शामिल लोगों के लिए रख रखाव, ये तो चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो ये वाली बात हो गई कि भाई उसको ऐसा करना पड़ेगा। एक नियम आए हैं, ये ध्यान रख लेना कौन सा अधिनियम है, WPA का अधिनियम है, इंपॉर्टेंट यही है ज्यादा। चलिए अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 और साइट्स क्या कहता है। तो 2022 में के संशोधनों में साइट्स को लागू करने की व्यवस्था की थी। WPA की अनुसूची 4 में साइट्स के अंतर्गत सूचीबद्ध पादप और जीवों के नमूने शामिल हैं। ये प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने हेतु प्रबंधन प्राधिकरण का भी प्रावधान है। साइट्स के बारे में बात करें तो वन्य जीवों और वनस्पतियों की याद रखना, एक तो ये दोनों की बात करता है, वन्य जीव और वनस्पतियों की। दूसरी बात, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये UNEP का ही, मतलब UNEP इसको प्रशासित करता है, ठीक है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय जो IUCN है 1973 में अपनाए गए एक संघ के परिणाम स्वरूप 1975 में लागू हुआ था। तो IUCN के द्वारा उत्पत्ति हुई है, UNEP के द्वारा प्रशासित होता है, भारत इसका सदस्य है, ठीक है। और यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पॉइंट टू बी नोटेड, पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और साइट्स के तहत परिशिष्ट 1, 2, 3 उन प्रजातियों की सूचित है जिन्हें अति दोहन से बचाने के लिए अलग अलग स्तरों पर विविध प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये हो गई आज की न्यूज पहली। दूसरा है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की है। तो क्या हुआ है अभी, तो यह एडवाइजरी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार जारी की गई है, ठीक है। अलग अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधित गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, तो जो मतलब गैर कानूनी गतिविधियां हैं, अगर कोई उनका विज्ञापन करता है, प्रचार प्रसार करता है, तो उस पर रोक लगाने के पीछे है, ठीक है। जैसे कि बेटिंग या गेबलिंग जैसे गैर कानूनी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या सेरोगेट विज्ञापन के जरिए के मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कोई बेटिंग के इनको करते हैं ना, सेरोगेट विज्ञापन ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की तकनीक है जिनका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि ऐसे उत्पादों को विज्ञापन द्वारा कानून, तो भाई सेरोगेट विज्ञापन होते हैं जिनका कानून डायरेक्ट विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए वो किया जाता है, उनको सेरोगेट कर दिया जाता है। एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो क्या बोला है अभी, ऐसी गतिविधियों के किसी भी विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट की सख्त निगरानी की जाएगी जो किसी कानून के तहत प्रतिबंधित है। बेटिंग और गेबलिंग के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों की भी निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इन लोगों में निर्माता, विज्ञापन देने वाले, प्रकाशक, मध्यवर्ती, सभी लोगों को इसने शामिल कर लिया। इसमें भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 के पालन पर भी बल दिया गया है। ये दिशा निर्देश किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रतिबंधित उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में बेटिंग और गेबलिंग का विनियमन कैसे किया जाता है, तो याद रखना, पहली बात तो ये जो बेटिंग और गेबलिंग है ये कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, ठीक है। कराधान के उद्देश्य से इसे शामिल किया गया है। पब्लिक गैबलिंग एक्ट बनाया हुआ है 1867 का नामक पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकांश क्षेत्र में अलग अलग कानून बनाए हैं। तो पब्लिक गैबलिंग एक्ट एक मॉडल एक्ट है, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग गेम्स के सेरोगेट विज्ञापन सहित अन्य विज्ञापनों पर 2023 में जारी करी थी।
चलिए, केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भी जारी करी थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है, वैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया था। एक वर्ग या श्रेणी के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होता है मुख्य आयुक्त होता है, मदद के लिए निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त होते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, शिकायत पर कार्यवाही अभियोजन शुरू करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार से वापस देने का आदेश देना। ये तो खैर आपको पता ही होगा। हाँ भाई, एनएसएसओ ने अभी आवधिक बल सर्वेक्षण पीएलएफएस 2023 जारी किया है, ठीक है। ये पीटी 365 में भी है ये वाला टॉपिक, ठीक है, हम लोगों ने कर रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। पीएलएफएस को 2017 में लॉन्च किया गया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को 2017 में किया गया था। इसका सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े संकेतकों का अनुमान लगाता है। इसमें श्रम बल भागीदारी, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर, ये चीजें इसमें शामिल हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक समय अंतराल पर रोजगारी और बेरोजगारी के मुख्य संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा CWS दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है। PLS में अब अपन को तो इनकी डेफिनेशन से काम है, मेन चीज तो यही है, मेन चीज तो, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे अभी तो ये जनवरी 2021 से 2023 के बीच का ये है, तो देखो सब में वृद्धि हो रही है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, तो ग्रामीण में भी क्या बोलते हैं यहाँ पर आपको वृद्धि दिख रहेगी, ठीक है। कुल में भी क्या बोलते हैं वृद्धि दिखेगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से, मतलब हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी है, ठीक है। ऐसे ही वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ी है, लेकिन अनएम्प्लॉयड रेट देखो आप यहाँ पर देखोगे तो कमी हुई है। अनएम्प्लॉयड रेट में यहाँ पर क्या हो रही है, कमी। तो हमारा क्या बोलते हैं बेरोजगारी दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा सरकार बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। हम भी बेरोजगार है ना, नहीं है भाई, काम करते हैं। चलो, श्रम बल भागीदारी दर। तो श्रम बल भागीदारी दर ये कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें अब देखो याद रखना, श्रम बल भागीदारी में कौन कौन आएगा, कार्यरत जो काम कर रहा है, या काम की तलाश में लगे लोग, ठीक है, या काम करने के लिए उपलब्ध लोग, जो तलाश भी नहीं कर रहे सिर्फ उपलब्ध हैं। तो इन तीनों लोगों को इसमें शामिल किया गया है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR, कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्ति, तो टोटल आबादी में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बेरोजगारी दर, श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। भाई श्रम बल में जितने शामिल हैं, श्रम बल मतलब ये पूरे के पूरे जिसमें कार्यरत, काम की तलाश में लगे, काम करने के लिए उपलब्ध, ठीक है। कार्यकलाप की स्थिति क्या है, तो इसमें क्या बोलते हैं, रेफरेंस पीरियड के दौरान व्यक्ति आधार पर किए जाते हैं और ये सर्वे दिन से पहले की तारीख में स्थापित होता है। सामान्य स्थिति में क्या बोलते हैं, पहले के 365 दिनों के आधार पर किया जाता है और साप्ताहिक स्थिति में पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। तो इसमें ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 365 दिन सामान्य स्थिति में और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। और बाकी सब में ये ध्यान रखी लोगे आप। चलो, अगली न्यूज है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेटिंग ए स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज केयर इकोनॉमी, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर केयर इकोनॉमी की बात करी गई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिसंघ ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार करी है। तो भारतीय उद्योग संघ ने की है, ये बात रखना, ठीक है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो भारतीय उद्योग संघ है उसने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से सहयोग प्रदान किया था। केयर इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहली बात तो वही करते हैं। तो ऐसे सभी पारिश्रमिक और बिना पारिश्रमिक वाले श्रम और सेवाएं जो सभी प्रकार के देखभाल और कार्यों में सहयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि घरेलू कार्य, बच्चों की, बुजुर्गों की सेवा करना, ठीक है, दिव्यांगजनों की देखभाल करना, ये सब आ जाएंगे हमारे केयर इकोनॉमी में, ठीक है। अब जनरली हम हमारे घर में पेरेंट्स की, हमारे क्या बोलते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, चाहे दादा दादी, नाना नानी, इनकी सेवा करते ही हैं, तो वो भी क्या है, केयर इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन वो गैर पारिश्रमिक है, हमें कोई पैसा थोड़ा ना मिल रहा है। हाँ, प्रॉपर्टी मिल रही है, वो बात अलग है, आपके छुपे हुए भाव समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जैसे जो USA हैं, बाकी हैं, वहाँ पर इनको हायर कर लिया जाता है कि भाई आप आओ, जैसे वो बोलते ना, फिल्मों में देखा होगा, नर्स को हायर कर लिया कि ये नर्स आएगी और सायरा की सारी सेवा करेगी, ठीक है। तो वो वाली बात आ जाती है इसमें। चलो, भारत में केयर इकोनॉमी पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत की जनसांख्यिकीय संरचना 2020 से 2050 के अधिक बदलाव का अनुमान है। कुल आबादी, बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी और ऐसे में उनकी देखभाल की मांग में भी वृद्धि होगी। आश्रित आबादी की देखभाल पर बच्चों पर अधिक बोझ होगा। बिना पारिश्रमिक वाले घरेलू और देखभाल कार्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार इन कार्यों का आर्थिक मूल्य GDP के 15 से 17% के बराबर है, जिनको तुम काउंट नहीं करते, ठीक है। केयर अवसंरचना में निवेश से व्यापार और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। रिपोर्ट ने क्या कहा गया है कि 5 स्तंभ अपनाओ। 5 स्तंभ कौन कौन से, सबसे पहली बात तो
मातृत्व और पितृत्व अवकाश नीतियों को लागू करने के लिए एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, मैटरनिटी लीव वाली बात है इसमें। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए एनजीओ तथा स्वयं सहायता समूहों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। हाँ, ये अच्छा है ना। केयर अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाओ। देखभाल कार्यों में लगे कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करो, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराओ। बेहतर देखभाल सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषद जैसी संस्था स्थापित करनी चाहिए। डेटा के संग्रह पर ध्यान देना चाहिए। केयर इकोसिस्टम का निर्माण कैसे होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सरकार द्वारा की गई योजना जैसे सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण, पालना घर, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। निजी क्षेत्र में भी हम कर सकते हैं, पर्सनल केयर प्रोवाइडर्स, और सामुदायिक संगठन भी इसमें कर सकते हैं। तो दैट इज गुड। चलिए 2 पेज खत्म, तीसरे पेज पर। भारत में 17वां अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अभी क्या बोलते हैं, बायोक्यूरेशन आयोजित किया गया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बायोक्यूरेशन का मतलब क्या होता है? जैविक विज्ञानों से संबंधित सूचनाओं के डेटाबेस या संसाधनों के कलेक्शन, क्यूरेशन, इंटीग्रेशन से है। तो जो भी जैविक विज्ञान से संबंधित सूचनाएं होती है उनको एक जगह पर लाना, बायोक्यूरेशन। ठीक है, और किसने इसका आयोजन किया? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र ने इसका आयोजन किया। आईबीटीसी क्या है? तो भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहली राष्ट्रीय रिपोजिटरी है और डीबीटी के द्वारा ही समर्थित है। डीबीटी वो मत समझ लेना, डायरेक्ट वेरिफाइड ट्रांसफर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग है भाई, है ना। चलो, सम्मेलन में रेखांकित किया गया कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी का विकास बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री द्वारा संचालित होगा। अब ये 3 टर्म्स आए हैं, बायो इकोनॉमी, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, तीनों समझते हैं। जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी से तात्पर्य जैविक संसाधनों का उत्पादन करना। ठीक है, तो जैविक संसाधनों का उत्पादन करो, उपयोग करो, संरक्षण करो। ठीक है, वो है जैविक संसाधनों से संबंधित ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार भी शामिल है। बायो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन की प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक और इंजीनियर्ड दोनों जैविक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। जैव सामग्रियों के उत्पादन किया जाता है। इन सामग्रियों का व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव और कोशिका संवर्धन, तो इसमें प्राकृतिक और इंजीनियर्ड दोनों जैविक प्रणालियों का यूज किया जाता है। बायो फाउंड्री क्या है? अत्याधुनिक सुविधाएं, ये उभरती जैव अर्थव्यवस्थाओं के लिए अन्वेषण और बायो इंजीनियरिंग में तेजी लाने हेतु एक मंच उपलब्ध करवाता है। तो बायो फाउंड्री बायो इंजीनियरिंग में तेजी लाने के लिए, जैसे एक डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, लर्न चक्र की प्रणाली पर आधारित है। ये जैव अर्थव्यवस्था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल, बायो एग्री इनपुट, पर्यावरण इनपुट विकल्प प्रदान करती है। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था को भारत ने बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीमें शुरू करी है? तो अंतरिम बजट 2024-25 में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की एक नई योजना प्रस्तावित की है। तो भाई ये वर्ड्स अगर यूपीएससी मतलब उसमें आए ना, इंपॉर्टेंट है ये। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, बायो स्टार्टअप्स, बायो इनक्यूबेटर्स और बायो क्लस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति जारी की है। जैव संसाधन और सतत विकास ने जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 2017 शुरू किया गया है। तो ये चीजें हमने करी है। विधि आयोग ने ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर अपनी 289वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। तो विधि आयोग ने ट्रेड सीक्रेट पर, इससे पहले 2017 में कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने ट्रेड सीक्रेट्स अधिनियम और आर्थिक जासूसी अधिनियम को लागू करने की संभावना की जांच करने के लिए विधि आयोग को एक संदर्भ भेजा था। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? तो गोपनीय सूचना वाले बौद्धिक आईपी हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। ये संबंधित प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ये आईपीआर के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नई व्यवस्था है। तो ट्रेड सीक्रेट्स। आर्थिक जासूसी क्या है? किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियां और सरकारी संस्थाओं से जानबूझकर गोपनीय जानकारी हासिल करती है और फिर उनको बेच देती है। जरूरत क्यों है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को रुकेगा। एमएसएमई स्टार्टअप में पूंजी की रक्षा की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और क्षेत्रों को जासूसी से बचाया जाएगा। अलग अलग कानूनी फ्रेमवर्क को, तो सिंपल सी बात है भाई, जासूसी से बचेंगे तो हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको हम बचाए जा सकेंगे। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी के लिए अलग अलग कानून बनाओ। ठीक है, हालांकि वाणिज्यिक जासूसी प्रस्तावित ट्रेड सीक्रेट्स अधिनियम के दायरे में आएगी। न्यायिक व्याख्या की संभावना के लिए ट्रेड सीक्रेट्स की परिभाषा को व्यापक बनाया जाए। इसके उभरते पहलू और उद्योग भी इसके लिए, नहीं तो बोले कि भाई ये तो उसमें लिखा ही नहीं था एड्स में और फिर वो कोर्ट में चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा करना चाहिए। विशल ब्लोवर्स, अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग, इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर अभी मौजूदा फ्रेमवर्क क्या है? तो भारत में ट्रेड सीक्रेट्स के दुरुपयोग के समाधान हेतु कोई एकल कानून नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 दोनों कानून संविधानात्मक मामलों पर लागू होते हैं। आईपीसी, इस कानून में चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि से संबंधित धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। हाँ, अन्य सुर्खियों की बात करें तो इसमें पहली न्यूज है पाइन। तो पाइन क्या है? ठीक है, एक पेड़ मतलब पौधा ही है।
तो CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने उत्तराखंड राज्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया। इसके तहत उत्तराखंड में पाइन नीडल्स, चीड़ के वृक्ष की नुकीली पत्तियों से ईंधन बनाने की तकनीक निपरित की जाएगी। तो पाइन नीडल्स, ध्यान रखना, जो पाइन है इससे क्या बनाया जाएगा, ईंधन बनाने की तकनीक निर्मित की जाएगी। इस तकनीक में ब्रिकेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिकेटिंग प्रक्रिया। ये दरअसल बायोमास अवशेषों को ईंधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो ठीक है, ब्रिकेटिंग अपशिष्ट पदार्थों को डेंसिफिकेशन के लिए संघनन विधियों का उपयोग करती है और इन्हें ईंधन में परिवर्तित कर देती है। तो ब्रिकेटिंग प्रक्रिया क्या है, बायोमास अवशेषों को ईंधन में परिवर्तित करना। ब्रिकेटिंग मीन्स बायोमास अवशेषों को ईंधन में परिवर्तित करना। चीड़ के वृक्ष के बारे में बात करें, पाइन के वृक्ष के बारे में, सदाबहार है, शंकुधारी है, वृक्षों पर शंकुनुमा फल जैसे पदार्थ उगते हैं। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्रों का स्थानीय के दुनिया भर में पाया जाता है। पतझड़ के मौसम में ये वृक्ष अपनी पुरानी नुकीली पत्तियों को गिरा देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, बेंजीन। तो हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कॉस्मेटिक उत्पादों में बेंजीन जैसे हानिकारक रसायन पाए गए। बेंजीन के ऊपर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। ये सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर रंगीन और पीले रंग का तरल रसायन है। सुगंधित रसायन है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ये ध्यान रखना, अत्यधिक ज्वलनशील है, उच्च वाष्पशील है। गैसोलीन और तंबाकू के धुएं का एक प्राकृतिक घटक है, याद रखना, गैसोलीन और तंबाकू के धुएं का प्राकृतिक घटक है। जल में घुलनशील है, इसकी वजह से सतही जल में मृदा को संदूषित कर सकता है। जूते बनाने, पेंटिंग, छपाई, रबड़ में यूज किया जाता है। सिर दर्द, कंपकंपी, कैंसर, हेमाटोलॉजिकल प्रभाव इसके आ सकते हैं। ब्लू लाइन क्या होती है, तो लेबनान में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया कि शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथास्थिति को बदलना होगा। अब ब्लू लाइन याद रखना, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, ये ब्लू लाइन से तय होती है। अब ये टर्म्स यूपीएससी पूछ ले तो कहाँ से आएगा भाई ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन क्या है, इजराइल और लेबनान जो है उसको अलग करने के लिए लाइन, ठीक है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। ये नीले बैरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलन हाइट्स तक विस्तारित है। इसका उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करना था। नोट, ब्लू लाइन यूएन सिस्टम स्टाफ क्लोलेज द्वारा बनाया गया एक लर्निंग इकोसिस्टम भी है। तो दोनों हैं, ब्लू लाइन एक यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज द्वारा बनाया गया लर्निंग इकोसिस्टम भी है, और ब्लू लाइन एक इजराइल और लेबनान को की क्या बोलते हैं बाउंड्री करने वाली भी है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। तो हाल ही में यूएसए इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 20वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें अमेरिका और भारत ने हिंद प्रशांत के भीतर सुरक्षा हितों के लिए GCTF में सहयोग करने पर प्रतिबद्धता पुष्टि की, ठीक है। तो यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट की बैठक हुई है। बात करें तो GCTF को 2011 में लॉन्च किया गया था। औपचारिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय आतंकवादी रोधी मंच है। मिशन क्या है, आतंकवादियों की भर्ती को रोकना। भारत भी इसका मेंबर है संस्थापक में, और भारत क्या बोलते हैं इसका संस्थापक सदस्य भारत है। मिस्र और यूरोपियन यूनियन ने इसकी सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के बाद में बात करें तो 1952 से दिए जा रहे हैं। संगीत, नृत्य और नाटक, 3 चीज़ों में दिए जाते हैं, याद रखना, संगीत, नृत्य और नाटक, ठीक है। हिंदुस्तान और कर्नाटक संगीत में पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से पहले यानी 1951 में शुरू कर दिए थे। राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। अकादमी फेलो में ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के अलावा 3 लाख रुपए की राशि नाम स्वरूप दी जाती है, जबकि अकादमी फेलो में और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए। तो याद रखना, फेलोशिप में 3 लाख और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए। बायोसिमिलर्स की बात करें तो हाल ही में सेंडोज को पहले और एकमात्र डिनोशुमम बायोसिमिलर के लिए यूएस फंड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। डिनोसुमेब क्या है, तो डिनोसुमेब ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्राथमिक और द्वितीयक अस्थियों की क्षति का समाधान कर सकता है। तो हाल ही में सेंड्रोज को पहले और एकमात्र डिनोसुमेब बायोसिमिलर के लिए यूएसए फंड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुदान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो डिनोसुब क्या है, ऑस्टियोप्राइसिस जैसी प्राथमिक और द्वितीयक अस्थियों की क्षति का समाधान कर सकता है। बायोसिमिलर क्या है, एक जैविक दवा होती है जो संरचना और प्रभाव में एक जैविक दवा जैसी होती है, ठीक है। इसे संदर्भ उत्पाद भी कहा जाता है। जैविक चिकित्सा के सामान्य उपचार संबंधी जोखिम देती है ये। लाभ, संभावित रूप से कम लागत पर जीवन रक्षक दवाइयों तक पहुंच में वृद्धि। छोटे अणु वाली जेनरिक दवा की तुलना में बायोसिमिलर का निर्माण अधिक जटिल होता है। INS जटायु की बात करें तो नौसेना डिटैचमेंट मिनिकोय को भारतीय नौसेना में INS जटायु के रूप में शामिल किया गया। मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये ध्यान रखना इस बार भाई, ठीक है। तो मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये याद रखना। INS जटायु लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है, पहला नहीं है। पहला क्या था, द्वीप रक्षक जो कवरती में स्थित है, और ये कहां पर है, मिनिकोय में,
ठीक है। तो INS जटायु के रूप में भारतीय नौसेना में INS जटायु को शामिल किया गया है मिनिकोय में, और जो INS दीपरक्षकता एक कवरती में था। पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती डक्स अक्सर को रुकेगा, और एक क्या बोलते हैं नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा मालदीव को भी काउंटर अटैक होगा, हिडन बता रहा हूँ आपको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग विनियमन 2024, CCI ने वैश्विक टर्नओवर, प्रतिस्पर्धा और निपटान से संबंधित 3 विनियमों को अधिसूचित किया है। 2023 के तहत किया गया। वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा, ध्यान रखना। कुछ कंपनियों द्वारा अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग करने से लिया गया है। प्रतिबद्धता और निपटान का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी कानून से जुड़ी चिंताओं का करना है। प्रतिबद्धता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जांच के दिन कंपनी दर्ज की गई चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बदलने का प्रस्ताव करती है। निपटान में आमतौर पर जुर्माना कम करने के लिए वार्ता के आधार पर समझौता किया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो 7 मार्च को गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पॉइंट टू बी नोटेड, यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी PCS, याद रखना, एग्जाम कैंसल। सभी ने अयोध्या भारत छोड़ो आदि आंदोलन में भाग लिया था। काकोरी केस में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों के वकील बने थे। इंपॉर्टेंट है भाई ये। काकोरी के जो हुआ था ना, काकोरी ट्रेन केस, उसमें जो रामप्रसाद, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, वकील बने थे। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में निम्नलिखित भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। ठीक है, राजभाषा बनाने में योगदान दिया था। भारत रत्न मिल चुका है इन्हें। चलो, तो इसी के साथ में हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।